कथाक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक बरसों पुरानी रवायत। हिंदी कथा साहित्य पर केंद्रित इस कार्यक्रम की शुरुआत 1990 में की गई और इसके अंतर्गत आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 1997 से देना शुरू किए गए। शुरुआत से लेकर अब तक संजीव, कमलाकांत त्रिपाठी, मैत्रेयी पुष्पा, शिवमूर्ति, असगर वजाहत, दूधनाथ सिंह, नासिरा शर्मा, महेश कटारे जैसे देश के नामी साहित्यकारों कथाकारों को इस सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। साल 2024 का कथाक्रम सम्मान बिहार के कथाकार व साहित्यकार रणेंद्र को दिया गया, जिन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड के आदिवासियों के इर्द गिर्द अपना साहित्य सृजन किया है। दिहो हल्ला ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे प्रख्यात साहित्यकार रणेंद्र से विशेष बातचीत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात कथाकार साहित्यकार रणेंद्र जी, और आज इन्हें यहाँ लखनऊ में कथाक्रम सम्मान दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे रणेंद्र जी से इनके लेखन पर, इनके साहित्य के बारे में कुछ छोटी सी एक बातचीत हमारी रहेगी। तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप प्रशासन का भी हिस्सा रहे हैं, आप साहित्य में भी हैं, तो और आपके लेखन का विषय आदिवासी हैं, तो लेखन में तो आपने आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। प्रशासन में रहते हुए किन हर्डल्स को महसूस किया कि आदिवासियों तक सुविधाएं या लाभ या इनके विकास की योजनाएं पहुंचने में किस तरह की रुकावटें आपने महसूस की प्रशासन का हिस्सा रहते हुए? हाँ, नमस्कार अचला जी। आचल आंचल जी। नमस्कार दर्शकों। मेरी पोस्टिंग, मेरा पदस्थापन 91 में हुआ था। वहाँ एक पोस्टिंग के बाद ही बिहार का ही हिस्सा था, उसमें अलग हुआ नहीं था राज्य। और पहली बार एक ऐसे समुदाय से भेंट हुई जिसमें जन्मना जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो समता बोध है वो केवल मानव जगत से नहीं बल्कि जीव जगत और वनस्पतियों से भी समता बोध है। तो ये मेरे लिए बहुत ही कौतूहल, बहुत ही जिज्ञासा और बहुत ही आश्चर्य का विषय था, क्योंकि जो कथित रूप से मुख्यधारा है हिंदी क्षेत्र की, क्या पूरे देश की ही, वो अत्यंत ही जातिवादी और क्या कहा जाए कि कथित तौर पे बहुत हैरारकी, ऊंची नीची और इस ढंग की, और कथित रूप से अपने से सबको नीचा मानना और उनसे बहुत ही घृणा बोध के साथ न केवल व्यवहार बल्कि बातचीत भी करना। तो वो मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य लगा कि ऐसा भी समुदाय हो सकता है जहाँ जन्म को लेकर कोई घृणा बोध नहीं हो, और केवल मानवों के बीच में ही समता बोध नहीं हो, बल्कि जीवों के प्रति उनका गोत्र जो होता है, टोटम जिसको कहते हैं, तो वो उसमें वो जीव जगत से भी और वनस्पतियों से, केवल ऋषि हम लोग के यहाँ है कि ऋषियों से हम अपना गोत्र की शुरुआत, वो अब लकड़ा के नहीं किया, वो गोत्र है, तो बाघ ने कभी उनके पुरखे की रक्षा की होगी, उनको ही गोत्र मान लिया। कुजूर मतलब कि कोई जंगल की कोई पौधा या लत्तड़ है, तो उसने कभी जीवन दिया होगा उन्हें किसी पुरखे को, तो इस ढंग से पूरा गोत्र उनका जो है वो खाका बने कौआ है, तो मींज मछली है, धान मतलब पैडी। तो वो मतलब अद्भुत है कि जीवों और वनस्पतियों को भी उतना ही सम्मान जितना कि एक इंसान को, उनकी पूजा में भी, उनके मंत्रों में भी वो सारी बातें आती हैं। तो ये बहुत मेरे लिए सुखद और बहुत सीखने वाली चीज़ थी, और भविष्य के दर्शन को मैं वहाँ देख रहा था। तो लेकिन सत्ता और शोषण और अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष का नतीजा ये था कि शिक्षा से वंचित और शिक्षा के कारण जो चीज़ें आई बाकी जगहों में, 1857 में विश्वविद्यालय बना कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। उस विश्वविद्यालय से निकले हुए लोगों ने ही अंग्रेजी शिक्षा और उसके लाभ को भी उठाया और संघर्ष भी किए। हमारे यहाँ भी पूरे पैन इंडिया में ट्राइबल इलाके में भी संघर्ष हुए, लेकिन उन्होंने उनके हिसाब से संघर्ष नहीं किया। मतलब कि जिसको ओरिएंटलिज्म कहते हैं एडवर्ड सईद की, पूरब को देखने का नज़रिया पश्चिम से प्राप्त कर रहे हैं। जी जी। राजा राम मोहन राय हों या और भी लोग हैं हमारे, जो नाम कितना कर लूँगा, ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, या बाल गंगाधर तिलक हो, मदन मोहन मालवीय हो, वो
चीज़ों को वहाँ से ग्रहण करके वो उस दृष्टि से अपने समाज और सांस्कृतिक उत्थान की और उनके हिसाब से कर रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा की ही बात कर रहे थे कोई उसके। तो वो बड़ा अनुकूल था, वो ब्रिटिश हुकूमत ने भी कभी इनके आंदोलनों को कुचलने की कोशिश नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ या पूरे पैन इंडिया में ट्राइबल इलाकों में जो आंदोलन हुए, शांतिपूर्ण हो या क्रांतियाँ हुई हों, वो कहीं भी समझौता नहीं कर रहे थे। भगीरथ मान जी का वो सांस्कृतिक आंदोलन हो, बिरसा मुंडा जी का शुरुआत का वो बिरसायत का धार्मिक आंदोलन हो, जतरा टाना भगत का हो, राजस्थान के गोविंद गुरु का हो, गुजरात का जो है वो देवी आंदोलन हो, कोई वो पश्चिम की नज़र से अपने समाज को देख के उसके उनके हिसाब से, ईसाइयत के हिसाब से एक मोनोलिथिक धार्मिक सोसाइटी बनाने की कोशिश नहीं थी। और कुचला गया उनको, और उस कुचलने के कारण से वो सारी चीज़ों से वंचित होते चले गए, संपत्ति से भी, सत्ता से भी, शिक्षा से भी, जिसका क्या कहा जाए कि उसका उसकी जो खामियां या उसका जो दंड है अभी तक भोग रहे हैं। मतलब आप जैसे आप लेखन करते हुए कई दशक आपको हो गए हैं, तो इसमें आदिवासियों की जो स्थिति, जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया कि हर चीज़ से वो वंचित हैं, तो पिछले कुछ दशकों में, या मतलब हम जब से आपने साहित्य में इन लोगों ये अपना विषय चुना, इसको इन लोगों के बीच के जीवन को समझा, कुछ बेहतरी देखते हैं या आज भी स्थितियाँ वैसी ही हैं? जो मध्य वर्ग वहाँ विकसित हुआ है, जी। वो जो आप किताबों में, मानव शास्त्र की किताबों में देखती रही हैं, वो तो जी। असत्य है। जो मैंने कहा कि रिजले ने एक नस्लीय दृष्टि दी हम लोगों को, हमारे पूरे भारतीयों को 7 नस्लों में बांट दिया, जो अपने आप में ही बहुत ही स्यूडो साइंटिफिक थिंकिंग था, बहुत ही अवैज्ञानिक चिंतन था। और द्वितीय विश्व युद्ध के जेनोसाइड के बाद, ये होलोकॉस्ट कहते हैं, उसके बाद यूरोप के लोगों ने खुद ही नस्लीय सिद्धांतों से अपने को वापस कर लिया। लेकिन हम लोग उसी दृष्टि से आज भी देख रहे हैं। एक तो ये, दूसरा कि एक मध्य वर्ग विकसित हुआ, जो भी वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट संरचना जो आई, ठीक है कि बाबा साहब हमारे आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन हमारे मरांगोम के जयपाल सिंह भी उसके सदस्य थे, ऐसे 5-7 लोग हमारे भी सदस्य थे। उसी कारण से चीज़ें आई उनके हक में, और एक मध्य वर्ग है वहाँ। जी। लेकिन बहुत छोटा सा मध्य वर्ग है, और कुछ बड़ी जो जनजातियां हैं, एक तो होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, वो एक ही जैसा समुदाय नहीं है, अलग अलग समुदाय हैं। और जिनके पास काश्तकारी के बहुत ज़मीनें हैं, बहुत, वो बड़ा समुदाय है जनसंख्या से भी। या संथाल हो, मुंडा हो खड़िया हो, उराव हो, ऐसे 5 बड़े समुदाय हमारे यहाँ हैं। उसमें बड़ा मध्य वर्ग है, यूनिवर्सिटी के कुलपति तक लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस लोगों की भरमार है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर्स हेड हैं। तो वो तो है कि एक मध्य वर्ग आया। लेकिन वेलफेयर स्टेट ने अपनी जिम्मेवारियां 90 के बाद से वापस खींच ली। तो अभी तो जस्ट शुरुआत हुई थी अभी आने की, कि हम एकदम हाशिए पे हैं, और धीरे धीरे तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के तौर पे, पियून और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के तौर पे पहली पीढ़ी आ रही थी, फिर दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आईएएस और वगैरह बन रही थी। आपने 90 के बाद से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली ही बंद कर दी, तो एंट्री पॉइंट ही बंद हो गया। जी। जी। तृतीय वर्ग कर्मचारियों का भी आपके यहाँ भी देखिए कि वैकेंसीज बहुत है, हमारे यहाँ भी बहुत है। जी। जी। तो वो आमद बंद हो गई, तो जो छूट गया वो छूट गया। जिसको मैं कह रहा था कि चीज़ें वहीं पे स्टक हो गई हाँ, हैं। जो जी। कमजोर वर्ग हमारा है उसमें भी, जो जिनकी जनसंख्या है 9,000, 8,000, 7,000 बची है, जिसको पीवीटीजी कहते हैं। ऐसे पूरे देश में 75 पीवीटीजी हैं, 700 750 समुदाय है, उसमें 75 ऐसे हैं जो बहुत ही अत्यंत कमजोर जनजातियां हैं। उनमें वो मिडिल क्लास डेवलप नहीं कर सका, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। दूसरी बात की, औद्योगिक पूंजीवाद ने जिस ढंग से पूरे थर्ड वर्ल्ड को कच्चे माल के लिए और सस्ती मजदूरी के लिए और मार्केट के लिए इस्तेमाल किया, उसी औद्योगिक पूंजीवाद को तो हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पे अपनाया। जी। जी। तो अब हम बाहर कॉलोनी नहीं बना सकते थे, तो हम अपने ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे प्रांत, उड़ीसा, जहाँ मिनरल्स थे, वहाँ को कॉलोनी बना के वहाँ से चीज़ों को लाना, वहाँ से खनिज लाना, वहाँ से सस्ते मजदूर लाना। तो एक आंतरिक उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। और जब अलग राज्य मांगा गया कि हमारी पहचान बची रहेगी, हमारी चीज़ें बची रहेंगी, उस समय दिया गया। जबकि ये जो पूंजीवाद का नया रूप है, जिसको अब कहा जाता है कि एनार्को कैपिटलिज्म है, वो जब आ गया, तब आप राज्य अलग कर रहे हैं। जी। जी। तो अब कंट्रोल ही नहीं है आपको सत्ता के ऊपर, सत्ता ही कॉर्पोरेट चला रही है।
तो मतलब राज्य अलग जो हुआ तो उससे आदिवासियों की लाइफ पे कोई खास फर्क नहीं आया, ऐसा मतलब? हाँ, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, अब एक बात केवल ये बात है कि 7,000 साल पहले धान की खेती शुरू हुई। जी। इतिहास के ये कृषि के इतिहास को देखेंगे तो वो वाइल्ड प्लांट के तौर पे धान मिला था माताओं को, जो भोजन कलेक्शन करने माताएं ही परिवार, वही घर की कल्पना की थी, वही परिवार को समझती थी कौन बच्चे हमारे हैं। जी 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 जी। तो माताओं को वाइल्ड राइस जो है पूर्वी भारत में मिला, तो धान की खेती धीरे धीरे उससे खेती की ओर बढ़े हम लोग। सीता जो शब्द है वो मुंडारी का शब्द है, और वो हल चलाने पे जो चिन्ह बनती है फाल से, उसको सीता कहते हैं। जी जी। तो हमने अपने उपन्यास में माना है कि चूंकि धान की खेती मुंडा लोगों ने पहले शुरुआत की थी, इतिहास है इसका, इसके प्रमाण है, तो सीता उस समाज में ले गई होंगी, बेटी के तौर पे जनक ले गए होंगे जहाँ अभी पशु पालन से आप कृषि की ओर आ रहे थे। खैर वो उस पर नहीं जाना है, लेकिन 7,000 साल पहले धान की खेती कर रहे थे, आज भी धान की खेती कर रहे हैं। तो एक ऐसी आज़ादी है जो मोनोक्रॉपिंग को मल्टीक्रॉपिंग में बदल नहीं पा रही है, क्योंकि किसानों की जहाँ 84 आबादी खेती पर निर्भर है, उनकी समृद्धि कोई भीख देने से तो नहीं दूर होने वाली जी है। जी बिल्कुल। खेती के मोनोक्रॉपिंग से मल्टीक्रॉपिंग से ही बदलाव से ही होगी जो खेती, उसमें कैश क्रॉप हो, सब्जियां हो वगैरह। और ये बदलाव हैं जहाँ जहाँ मैंने कहा कि शुरुआत के दौर में वेलफेयर स्टेट ने जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन उत्पन्न किए, हम लोगों ने जो मिलियन वेल स्कीम में जहाँ जहाँ कुएं बनाए पहले दौर में, वहाँ जो सब्जी खेती शुरू हुई तो बदल गई है तस्वीर। लेकिन अब हाथ ही खींच लिया है वेलफेयर से। अब कुछ चुनाव के समय कुछ भीख देने जैसी, कुछ साइकिल दे देंगे, कुछ 1,000 रुपया आपके खाता में मैया योजना के, तो ये जो डेवलपमेंट के बदले में वेलफेयर है, भीख देने की जो परंपरा शुरू हुई है, जो इस कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का दबाव है, उससे चीज़ें बहुत बदल नहीं रही हैं। ठीक है, राज्य अलग होने से जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है, जो सत्ता में जो हमारे लोग हैं या एक मुकाम पे जो पहुंच गए हैं, वो ज़्यादा संपन्न हो गए, लेकिन जो पीछे छूट गया, वो पीछे डिजिटल छूट डिवाइड गया, बना हुआ हाँ, है। पीछे छूट जी, गया जी, वो, जी। ये है, गैप बढ़ता जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और जैसा कि सर ने कहा कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है वेलफेयर से ज़्यादा। तो आज की ये थी हमारी आज की बातचीत कथाक्रम स्पेशल। बहुत बहुत धन्यवाद।